अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल सब्जेक्टिव नॉलेज बाय सबा एंड आई एम योर मेंटोर सबा। टुडे आवर लेक्चर इज मेनली based on the first chapter class 11th chemistry that is basic concepts। आज हम इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स का स्लाइड से इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस चैप्टर में फर्दर हमने कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर अप करने हैं। अपने लास्ट लेक्चर में हमने केमिस्ट्री क्लास 11th का सिलेबस ओवरव्यू किया था, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास 11 चैप्टर्स हैं जो हमने इस अपने बुक में कंप्लीट करने हैं इंशाल्लाह। और उसका फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नाम से है, उसका आज हम इंट्रोडक्शन देखते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर इसके लेक्चर्स जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास टॉपिक्स हैं एटम से लेकर यील्ड तक। ये सारे टॉपिक्स जो हमने इस चैप्टर में कवर करने हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये मेन टॉपिक्स हैं। अब इनके फर्दर जो हैं वो सब टॉपिक्स वो देख लेते हैं, जो कि हमने वन बाय वन इस चैप्टर में कंप्लीट करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एटम। एटम हमें पता है ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी मैटर का, यानी कोई भी मैटर जो है वो एटम्स के ही मिलने से एग्जिस्टेंस में आता है, वो चाहे सॉलिड्स हों, लिक्विड्स हों, गैसेस हों या फिर हो कोई प्लाज्मा स्टेट मैटर की, सबके सबका बेसिक यूनिट जो है वो हमारे पास एटम ही है। अब इसमें हम एविडेंस देखेंगे कि एटम्स जो हैं वो डिस्कवर कैसे हुए, इन्हें ये नाम कैसे मिला, और इससे रिलेटेड डिफरेंट साइंटिस्ट की इन ओल्ड एजेस क्या क्या रिसर्चेस रही हैं। फिर आगे आ जाएगा इसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमें पता है एटम्स जो हैं वो मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। डिफरेंट जो है वो कॉम्बिनेशंस के थ्रू, डिफरेंट बॉन्डिंग्स के थ्रू ये मिलते हैं, और जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स वो एग्जिस्टेंस में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दी आयन। हमें पता है आयन क्या होता है। बेसिक हम जो है वो इसमें नाम ही क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट का है, तो पहले बेसिक टर्म्स जो हैं वो देखेंगे, और कुछ इसमें जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडिशन किया गया है डिस्कवरीज का और कुछ पॉइंट्स का, जो हम साथ के साथ इनमें देखते जाएंगे। तो आयन हमें पता है एटम, जब कोई भी एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है, तो ये हमारे पास चार्जेस डेवलप इस पे हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको हम पॉजिटिवली चार्ज आयन कहेंगे या कैटायन हम इसे कहते हैं। और अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर हमारे पास जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से ये एन आयन यानी हमारे पास ये भी आयन बन जाएगा। और इसी तरह जब मॉलिक्यूल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन और लूज़ करते हैं, तो उससे हमारे पास जो है वो पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन और नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं, जो हम इसमें जो है वो डिटेल के साथ देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी अगला टॉपिक रिलेटिव एटॉमिक मास का। अब रिलेटिव के नाम से ही शो होता है किसी चीज़ के साथ कंपेयर करके जो हमारे पास आता है। तो ये हमारे पास किसी भी एटम का वो एटॉमिक मास होगा जो किसी दूसरे एटम यानी कार्बन, जैसा हमारे पास कार्बन 12 एक एग्जांपल है, उसके साथ कंपेयर करके जो हमारे पास सामने आता है उससे रिलेट करके, तो वो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी आइसोटोप्स। ये हमारे पास क्या होते हैं जी, ऐसे एलिमेंट्स के एटम्स, एक एलिमेंट जिसके एटम्स, अब वो एक एलिमेंट क्योंकि एटम से मिलकर बना है, तो उसके हर एक जो एटम है जिनका एटॉमिक नंबर तो एक दूसरे के साथ सेम होगा, लेकिन हर एक एक दूसरे में किस चीज़ से डिफ़र करेगा, इनके मास की वजह से, मास नंबर या हम कहें एटॉमिक मास की वजह से एक दूसरे से डिफ़र करेंगे, तो ऐसे एटम हमारे पास आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो हम इनकी रिलेटिव अबंडेंस देखेंगे कि अगर एक जैसे ही एटॉमिक नंबर रखने वाले एटम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, तो वो कौन से वाला ज़्यादा अबंडेंट है, ज़्यादा पाया जाता है हमारे पास नेचर में, और जो दूसरे हैं बाकी एज़ कम्पेयर टू दैट वन कितनी अपनी अबंडेंस रखते हैं हमारे पास नेचर में। सेकंड नंबर पे हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स। इन अब आइसोटोप्स की
हमने रिलेटिव एटॉमिक मास डिटरमिन करने हैं किस प्रोसेस के थ्रू। ये है हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ होता है जो कि आइसोटोप्स के रिलेटिव एटॉमिक मासेस को डिटरमिन करता है। फिर आगे जो हमारे पास ये आइसोटोप्स होंगे इनके एटॉमिक मासेस का एवरेज फाइंड आउट करना होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एनालिसिस, एनालाइज करना, पता लगाना कि ये कंपाउंड है कैसा। अब एनालिसिस जो है वो हमारे पास दो तरह से होती है, क्वांटिटेटिवली भी और क्वालिटेटिवली भी। दो तरह से हम जो है वो किसी भी कंपाउंड को एनालाइज करते हैं। क्वांटिटी यानी उसमें मौजूद एलिमेंट्स की क्वांटिटी कितनी है, कितनी मिकदार में वो पाए जा रहे हैं, और दूसरा ये कि क्वालिटी के कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो पाए जा रहे हैं हमारे पास उस कंपाउंड में, यानी किन एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं वो डिफरेंट बॉन्डिंग के थ्रू कंबाइन होके वो कंपाउंड के फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसमें जब हम उसकी क्वालिटी पता कर लेंगे कि हमारे पास वो एलिमेंट कौन से मौजूद हैं, किस एलिमेंट के एटम्स मौजूद हैं, फिर हम उसका जो है वो केमिकल इक्वेशन के थ्रू जो हमारे पास रिएक्शन होगा उससे सामने आने वाली इक्वेशन के थ्रू हम उसके मोल्स और मास डिटरमिन करके क्वांटिटी उसकी मेजर कर लेंगे। इसके थ्रू हम जो है ये जो एनालिसिस है एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमिन करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला हम जो है वो डिटरमिन करते हैं कंबस्शन एनालिसिस के प्रोसेस के थ्रू। अब जब इस कंबस्शन एनालिसिस के प्रोसेस के थ्रू हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमिन हो जाता है तो हम जो है उससे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेते हैं। तो जब हमें किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला पता होगा, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होगा, तो हमें ये इसकी एनालिसिस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी कि हमने उसमें से डिटरमिन कर ली उसकी क्वांटिटी भी उसके एटम्स की और उसके जो एटम्स की क्वालिटी भी। दोनों तरीके से हमने कंपाउंड को एनालाइज कर लिया। नेक्स्ट आ जाता है जी कॉन्सेप्ट ऑफ अ मोल। जो हम नेक्स्ट इसमें टॉपिक देखेंगे वो है हमारे पास मोल का कॉन्सेप्ट। असल में मोल हमें पता है कि कोई भी किसी भी एलिमेंट के एटम के मोलर मास को जब हम ग्राम्स में लेते हैं तो वो उसका एक मोल के बराबर होता है। तो इसमें हम जो है वो इससे रिलेटेड एवोगाड्रोस नंबर देखेंगे और मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम अब क्या होता है, ये एक टर्म है किसी गैस के लिए यूज़ होती है कि उस गैस का एक मोल, किसी भी गैस का एक मोल स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो हमारे पास उस गैस का मोलर वॉल्यूम कहलाता है। अगला टॉपिक हमारे पास है जी स्टिशियोमेट्री। स्टिशियोमेट्री अब हमारे पास एक नई टर्म है जो आपने पहले मैट्रिक में अभी तक नहीं देखी। स्टिशियोमेट्री असल में हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जो कि किसी भी रिएक्शन में मौजूद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो है वो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हमें बताती है कि वो क्वांटिटी में एक दूसरे से कितना फ़र्क में आए हैं, कि कितने हमने रिएक्टेंट की क्वांटिटी ली थी और उसके नतीजे में जो बनने वाली प्रोडक्ट है वो कितनी क्वांटिटी में हमारे पास अपीयर हुई है। तो ये ऐसी ब्रांच है हमारे पास केमिस्ट्री की जिसमें हम जो है वो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देख लेते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में। इसके थ्रू अब हम जो है वो कुछ रिलेशनशिप्स जो हैं वो स्टडी करेंगे। इसमें पहला है जी मास मास रिलेशनशिप, यानी रिएक्टेंट्स में से अगर किसी भी रिएक्टेंट का हमें मास गिवन है तो उसकी वैल्यू के थ्रू हम बाकी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो है वो मास डिटरमिन कर सकें। इसी तरह अगर हमें किसी के मोल्स दिए गए हों तो हम उनका जो है वो मास डिटरमिन कर सकें, और अगर किसी एक का मास दिया गया हो तो उससे हम बाकियों के मोल्स वो डिटरमिन कर सकें। इसी तरह अगर किसी एक का हमें मास दिया गया है किसी रिएक्टेंट का तो हम उस रिएक्शन में मौजूद तमाम बाकी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम डिटरमिन कर सकते हैं। ये हमारे पास बेसिकली स्टिशियोमेट्री है कि हम जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो हमारे पास किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी क्वांटिटेटिव
जो है वो रिलेशनशिप आपस में देख लें कि अगर किसी एक का मैथ्स हमें पता है तो हम बाकियों का मैथ्स जो है वो डिटरमिन कर लें, अगर किसी एक का मैथ्स पता है तो बाकियों के मॉल्स हम डिटरमिन कर लें, और इसी तरह अगर मॉल्स पता है तो हम मैथ्स डिटरमिन कर लें, और लास्ट पे अगर हमें मैथ्स पता है तो हम उनका वॉल्यूम भी डिटरमिन कर सकते हैं थ्रू दिस टर्म स्टिशियोमेट्री, दैट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट। जी हाँ, लिमिटिंग रिएक्टेंट नाम से ही शो हो रहा है एक ऐसा रिएक्टेंट जो कि लिमिटिंग होगा, यानी कम अमाउंट में हमारे पास उस रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। तो पहले जी ये कि हमने देखना है वो रिएक्टेंट जो हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन में कम अमाउंट में है, थोड़ी मिकदार में मौजूद है, वो हमारे पास कहलाएगा जी उस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएक्टेंट। और ये बात याद रहे आपको कि हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट किसी भी एक रिएक्शन में सिर्फ एक ही होता है, चाहे हमारे पास 10 रिएक्टेंट हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक रिएक्शन में, लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक होगा, क्योंकि एक ही वो जो है वो कम मिकदार, बाकियों से कम मिकदार में पाया जाएगा और उसी की बेसिस पर हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगी। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इसमें आ जाएगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा रिएक्टेंट हमारे पास लिमिटिंग है और कौन से वाला हाई अमाउंट में है। तो बाकी सब रिएक्टेंट के मुकाबले में किसी एक को हमने आइडेंटिफाई करना होगा जिसकी बेसिस पर हमारे पास प्रोडक्ट की अमाउंट डिटरमिन होती है। लास्ट पे हमारे पास ये टॉपिक आ जाता है जी यील्ड का। यील्ड असल में अगर हम बात करें सिंपल वर्डिंग में तो वो किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट होती है, जैसे कि हमारे पास है अगर ये प्रीवियस हमने देखा था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट ना, रिएक्टेंट जो होगा वो हमारे पास कम अमाउंट में लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगी उसको हम जो है वो केमिस्ट्री के टर्म में यील्ड कह रहे हैं। अब किसी भी रिएक्शन के नतीजे में जो हमारे पास यील्ड आती है, प्रोडक्ट बनती है, उसको हम कहते हैं जी एक्चुअल यील्ड। लेकिन समटाइम क्या होता है कि हमने पहले उस रिएक्शन को परफॉर्म करने से पहले अपने पास लैब में उस रिएक्शन की बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो बना ली होती है। इक्वेशन पहले वो बनाई होती है कि इतनी अमाउंट जो है वो रिएक्टेंट की हम रिएक्ट करवाएंगे तो इतनी हमारे पास प्रोडक्ट की जो है वो अमाउंट हमारे पास एज अ रिज़ल्ट आ जाएगी। तो जो हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन से प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी वो हमारे पास कहलाएगी थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल होगी जो असल में वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद हमारे पास आएगी, लेकिन वो यील्ड जो कि हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अमाउंट को देखते हुए और उनके नंबर ऑफ मोल्स को देखते हुए आएगी जो सामने, वो हमारे पास उसकी थ्योरेटिकल यील्ड होगी। और जो हम मेनली क्योंकि एक्चुअल और थ्योरेटिकल में सम टाइम डिफरेंस होता है, क्योंकि हर कोई रिएक्शन आइडियल रिएक्शन नहीं होता कि उसमें जो है वो हमारे पास इन्वायरमेंट में से कोई चीज़ जो है वो इन्वॉल्व ना हो। किसी भी केमिकल रिएक्शन के एफिशिएंसी को बताने के लिए हम एक्चुअल और थ्योरेटिकल के दरमियान में एक रिलेशन लेते हैं जो कि परसेंटेज यील्ड की फॉर्म में हमारे पास आता है, ताकि हम उस रिएक्शन की एफिशिएंसी को बता सकें। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में हम इन तमाम टॉपिक्स को कवर करेंगे। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।